आज हम इस वीडियो में जानते हैं 7th क्लास का इतिहास। और इस इतिहास यानी हिस्ट्री को हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें भी आज हम लोग पढ़ेंगे हर्षवर्धन के विषय में। हर्षवर्धन के विषय में इसलिए हम पढ़ेंगे क्योंकि आप लोगों ने 6th क्लास में जो आप लोगों ने पढ़ लिया, पिछले वीडियो में कुछ 6th क्लास के चैप्टर के बारे में बता चुकी हूँ और उसमें बता दी हूँ कि जैसे ही गुप्त साम्राज्य या गुप्त काल जब आया था, उस गुप्त वंश को ख़त्म होने के बाद ये चला था वर्धन वंश। तो जो हर्षवर्धन है ये वर्धन वंश का ही शासक है। तो यहाँ पे हम लोग पूरा डिटेल में उसके बारे में समझेंगे। कहा जाता है कि एक कहानी के तौर पे अगर आप लोग पढ़ते हो तो इसमें आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब आपको बताया जाएगा कि हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज के विषय में, तो इसमें पहला जो चैप्टर होगा, पहले चैप्टर में जो दिया होगा उसमें बताएगा आपको कि हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज के विषय में कुछ बच्चे या हरियाणा के या गुड़गांव में जो हैं इनके बारे में भी उनके बुक्स से भी कुछ बताया जाता है, क्योंकि उनके लिए भी ज़रूरी होती है। इसलिए वहाँ पे उन लोगों के बच्चे के लिए भी ज़रूरी है ये वीडियो, वो भी देख सकते हैं। तो ये आज हम 7th क्लास का बुक्स पढ़ेंगे। उसमें पहले ही चैप्टर में और पहले ही मतलब पृष्ठ पे दिया रहता है कि मीनू अपने बुआ से पूछती है, जब बुआ गांव जाती है तो अपने बुआ से पूछती है कि मतलब बुआ कहती है उसे कि आओ आपको हम हर्ष की चरित्र बताते हैं। क्या बताते हैं? उसके टीला के बारे में बताते हैं। तो ये मीनू जो रहती है पूछती है कि होता क्या है बुआ, कौन है हर्ष, और उसकी हमें कहानियाँ बताइए। तो जब भी आपको इतिहास पढ़ना होगा, चाहे 7th क्लास का आज बच्चा भी ये वीडियो देख रहा होगा, उसके लिए भी कह रही हूँ कि अगर आपको पढ़ना होगा इतिहास और आपको पढ़ना होगा ये हिस्ट्री, तो ये हर्ष के बारे में अगर आप पढ़ते हो तो उसके कहानियों के तौर पे आप लोगों को पढ़ना होगा। एक थानेश्वर शहर है, ये थानेश्वर में पहले हर्ष के मतलब वर्धन वंश से पहले ही वहाँ पे कुछ शासक अपना शासन करते थे, यानी पुष्यभूति वंश तो बाद में आया, उससे पहले ही कोई राज करता था, जिसमें था एक था नरवर्धन, एक था राजवर्धन और तीसरा था आदिवर्धन। ये सब 505 से लेके 580 तक ये शासन किए थे, यानी कि खूब अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य ये नहीं बनाए थे, सिर्फ अपना छोटा छोटा ये थानेश्वर में ही अपना राज्य करते थे। ठीक है, इसके बाद कुछ समय के बाद ये कथा हम लोगों को किस तरीके से मिलती है आपको बताऊंगी। तो हर्षवर्धन के जो कवि थे, हर्षवर्धन के कवि जिनका नाम था बाणभट्ट, ये बाणभट्ट ने इनकी रचना की थी। एक हर्ष चरित्र भी इन्होंने लिखा था। बाणभट्ट ने ये हर्ष चरित्र लिखा था, यानी हर्ष के बारे में हर एक बात उन्होंने एक पुस्तक लिखी, हर्ष चरित्र पुस्तक का नाम है। उसमें सब कुछ लिख दिया था, किसके बारे में? हर्ष के बारे में। या फिर हर्ष के जो रचना में यानी कि आपको तथा वास खेड़ा व मधुबन के ताम्र पात्र में भी, अभिलेखों में भी ये पता चलता है कि हर्ष ने क्या क्या किया था। तो हर्ष को जानने से पहले हम जानते हैं कि जब ये तीनों के तीनों ये राजा अपने जगह पे मतलब ये 580 ईस्वी ईसा पूर्व तक रहे, इसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, तब अब यहाँ पे आता कौन है, ये चीज़ हम लोगों को देखना ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं अब हम कहाँ चलते हैं किसके बारे में? प्रभाकर वर्धन के विषय में। ध्यान से समझना, वर्धन वंश के जो संस्थापक हैं, वर्धन वंश के संस्थापक कहा जाता है कि पुष्यभूति हैं। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति हैं, लेकिन जो वर्धन वंश का शासक है उस शासक का नाम है प्रभाकर वर्धन। उस शासक का नाम क्या है? प्रभाकर वर्धन। इस तरीके से कहानियों में बताया जाता है कि देखिए, हर्ष के बारे में पढ़ने से पहले उसके पीछे चलिए, उसके पिता के बारे में जानिए, उसके भाई के बारे में जानिए, उससे पहले भी राजा कुछ रहते थे उनके बारे में जानिए, कैसे ख़त्म हुए, उसके बाद कौन सा वंश आया था, ये सब आप लोगों को ही समझना होगा। तो प्रभाकर वर्धन तो 580 ईस्वी से 605 ईस्वी तक ये वर्धन वंश अपना चल रहा था। ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी है। ठीक है, ये चल रहा था। तो ये वर्धन वंश था और वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? यानी पुष्यभूति। तो ये पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। तो पुष्यभूति वंश अपना चलाना स्टार्ट कर दिया था। जब पुष्यभूति वंश अपना चलाना स्टार्ट कर दिया था तो यहाँ पे आया था कौन? शासक कौन था पुष्यभूति का?
ये प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन कब तक से कब तक राज किया, मतलब 580 में इन सबों का शासन खत्म हुआ, वैसे ही आ गया था ये, और जैसे 605 ईस्वी तक ये अपना राज किया था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें थीं। प्रभाकर वर्धन की कितनी संतानें थी? 3 थी। कौन कौन? एक थे राज्यवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन सबसे छोटा बेटा थे। हर्षवर्धन कौन थे? प्रभाकर वर्धन के सबसे छोटे जो बेटे थे उनका नाम था हर्षवर्धन, और बीच वाली थी बेटी उनकी जिनका नाम था राजश्री, और उससे बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन। अब राज्यवर्धन भी क्योंकि पिता की मृत्यु हो जाती है 605 में ही, देखिए 605 में अब प्रभाकर वर्धन की जैसे ही मृत्यु होती है वैसे ही शासन करने यानी कि राज्य अभिषेक हो जाता है किसका? इस राज्यवर्धन का। तो 606 में ये अपने राज्य सिंहासन पे बैठ जाते हैं, और प्रभाकर वर्धन अपनी बेटी राजश्री का शादी कर देता है। राजश्री का शादी कर देता है कन्नौज के राजा जिसका नाम रहता है ग्रहवर्मन से। किससे करता है? कन्नौज का राजा रहता है जिसका नाम रहता है ग्रहवर्मन, उसी से अपनी बेटी का शादी कर देता है। उसकी तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों को कहानी के तौर पे पढ़ने को मिलेगा। अब ध्यान से अब समझिए कि इसमें मेन खेला क्या है, और इसमें इस इतिहास को हम लोग को समझना किस तरीके से ज़रूरत है, क्योंकि ये 7th का है इसलिए 7th के बच्चों के लिए आराम से बताना जरूरी था, और अब आप लोगों के लिए बताना जरूरी है कि आप लोग समझोगे क्या है। देखिए, एक तो आपको बताया गया कि वर्धन वंश, कौन सा वंश? वर्धन वंश। जैसे ही गुप्त काल यानी गुप्त साम्राज्य खत्म हुआ वैसे ही चला था वर्धन वंश। वर्धन वंश के संस्थापक का नाम था पुष्यभूति, और वर्धन वंश का जो शासक था जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 मतलब संतान थी जिसका नाम था एक राज्यवर्धन, बेटी राजश्री और बेटा हर्षवर्धन। बेटा का नाम था हर्षवर्धन। लेकिन जब ये प्रभाकर वर्धन अपनी बेटी का शादी कर देता है किसके साथ? कन्नौज का जो राजा रहता है जिसका नाम रहता है ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन से जैसे ही ग्रहवर्मन ये किस वंश का शासक रहता है? ये मौखरी वंश का शासक रहता है, और ये इसी से शादी अपने बेटी का कर देता है। जब ये प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है तो इस प्रभाकर वर्धन का बेटा जो राजवर्धन रहता है वो राज्य करने स्टार्ट कर देता है, यानी कि अपने पिता के जाने के बाद बेटा ही उसके राज्य को संभालना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरीके से इसने अपने बाप की जितनी भी राज्य था उनको संभालना स्टार्ट कर दिया था। ये सब कहाँ हो रहे थे? ये सब थानेश्वर में। इनकी राजधानी कहाँ थी? प्रभाकर वर्धन की थानेश्वर थी। ठीक है, थानेश्वर थी। अब 606 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन पर कौन बैठ गया था? राज्यवर्धन, क्योंकि इसके पिता की तो मृत्यु हो गई थी 605 में, तो उसका बेटा 606 में क्या हो गया था? सिंहासन पे अपने पिता के बैठ गया था। ठीक है, अब कन्नौज के जो शासक था ग्रहवर्मन, इससे इसकी बहन की शादी हो गया था, लेकिन इस ग्रहवर्मन को मालवा का शासक जिसका नाम रहता है देवगुप्त, इसने इसको खत्म कर देता है, यानी उसका जीजा लगता है ग्रहवर्मन को खत्म कर देता है। कौन? मालवा का राजा। ध्यान में रहे, ध्यान में देखिए, एक तरीके से आपको बता दूं कि मान लीजिए कि ये आपको मैं छोटा सा मैप के हिसाब से बता रही हूँ। मान लीजिए कि कन्नौज है और यहाँ पे थानेश्वर है। ध्यान में रहे, ये भारत के मैप में इस साइड में है थानेश्वर और यहाँ पे है कन्नौज, और यहाँ का राजा था प्रभाकर। क्या नाम था? प्रभाकर। ये प्रभाकर था। प्रभाकर की एक बेटी थी जिसका नाम था राजश्री। राजश्री, इस राजश्री का शादी कर देता है यहाँ का एक राजा रहता है जिस राजा का नाम रहता है ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन ये किस वंश का रहता है? ये मौखरी वंश का रहता है। क्या नाम है? मौखरी वंश का ये शासक रहता है।
लेकिन इसी कन्नौज के जस्ट नीचे रहता है मालवा। इसी कन्नौज के नीचे एक शहर है जिसका नाम है मालवा। मालवा का जो शासक था इसका नाम था देवगुप्त। देवगुप्त। इस देवगुप्त ने क्या किया कि युद्ध करने के बाद इसको खत्म कर देता है, ग्रहवर्मन को इसको खत्म कर देता है। ठीक है, राजश्री को बंदी बना लेता है। कौन? देवगुप्त बंदी बना लेता है। और देवगुप्त का एक दोस्त रहता है, यहाँ पे दोस्त इसका रहता है गौड़ वंश, यानी बंगाल में जो रहता है यहाँ पे गौड़ वंश चल रहा था। गौड़ वंश, यहाँ का शासक था शशांक। यहाँ का शासक था शशांक। अब यहाँ पे प्रभाकर ने अपनी बेटी का शादी कर दिया। बेटी के मतलब कि आदमी को मार के ग्रहवर्मन को खत्म कर दिया देवगुप्त ने राजश्री को बंदी बना के लेके चला गया। और ये चीज देख अब पिता तो खत्म हो गया, लेकिन जो भाई इसका था जिसका नाम था राज्यवर्मन ने ये चीज देखा कि हमारी बहन को बंदी बना लिया और हमारे जीजा जी को मार दिया। इसने क्या किया कि गया और देवगुप्त को खत्म कर देता है। किसको खत्म कर देता है? राज्यवर्मन देवगुप्त को खत्म कर देता है, यानी पूरी तरीके से इसे परास्त कर देता है, यानी खत्म कर देता है। लेकिन इसे देवगुप्त का जो क्या नाम है इसका शासक, देवगुप्त का दोस्त जिसका नाम है शशांक देखता है कि हमारे दोस्त देवगुप्त को कौन खत्म कर दिया है? राजवर्मन। अब यहाँ से आता है शशांक और खत्म कर देता है किसको? इस राजवर्मन को पूरी तरीके से इसे खत्म कर देता है। ये 606 में ही एक तो सिंहासन में बैठा और दूसरे में इसकी मृत्यु हो गई। ये चीज समझ में आए। इस समय जब इसके भाई कौन बचा था? वर्धन ने देखा कि हमारा भाई की मृत्यु हो गई। ये मात्र 16 साल का उस समय उम्र था, क्योंकि उसको 1590 में उसका जन्म हुआ था। 1590 में जन्म हुआ था तो 16 साल का ही हुआ। 606 में इसका भाई का मृत्यु हो जाता है। अब इसे ही राजपाट को संभालना हर्षवर्धन को पड़ जाता है। अब हम जानते हैं मेन टॉपिक हमारा हर्षवर्धन है। अब हर्षवर्धन 16 साल के उम्र में राज सिंहासन को संभालना स्टार्ट कर देता है। और ये राज सिंहासन कहाँ है? थानेश्वर में है। इन्होंने अपना थानेश्वर में देखना स्टार्ट कर दिया, लेकिन थानेश्वर में राज्यवर्मन ने ही देखा था, उसका बड़ा भाई ने। जैसे ही आया हर्षवर्धन, अब हर्षवर्धन की पूरी कहानी आप लोग को समझ में आएगा। इसका क्वेश्चन आंसर मैं जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको बताऊंगी। हर्षवर्धन का जन्म जब हुआ था 5 जून 590 में इसका जन्म थानेश्वर में हो गया था। इसका माता का नाम था यशोमती और इसके पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्मन और यशोमती इसके माता का नाम था। प्रभाकर वर्मन इसके पिता का नाम था। ठीक है। यशोमती का जो भतीजा था जिसका नाम था भंडी, इस भंडी के साथ में हर्षवर्धन अपना रहने लगे थे, यानी कि पढ़ाई करने लगे थे, साथ घूमने फिरने रहने या फिर शिकार खेलने, घोड़ दौड़ खेलने, हर एक चीज़ हर्षवर्धन यानी कि चलना स्टार्ट कर दिए थे। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ नर्मदा नदी के नीचे तक जो होता है ना, ये है दक्षिण भारत, और इधर ऊपर जो कश्मीर वाला एरिया है इसे हम लोग कह सकते हैं उत्तर भारत। तो इस उत्तर भारत में ही ये हर्षवर्धन शासन करना स्टार्ट कर दिया था। हर्षवर्धन का राज्य अभिषेक जो हो गया था 606 में, जब इसके भाई राज्यवर्मन का मृत्यु हुआ था, तब इसको 606 में इसको राज्य सिंहासन पे बैठा दिया गया था। थानेश्वर का राज सिंहासन इसके हाथ में हो गया था। अब मात्र कितने साल का था? 16 साल का। ठीक है। अब इसने देखा क्या कि हमारे भाई राजवर्मन को मारा किसने है? राजवर्मन नहीं, राजवर्धन। वर्धन होगा, वर्मन नहीं होगा, वर्मन लिखी हूँ, राजवर्धन। वर्धन वंश के हैं तो राजवर्धन होगा, वर्धन। ठीक है, राजवर्धन। तो हर्षवर्धन ने सोचा कि हमारे भाई को किसने मारा है? हमारे भाई जो राज्यवर्मन था उसको किसने मारा है? तो देखा कि ये गौड़ वंश, यानी बंगाल में जो गौड़ वंश चल रहा है, इस गौड़ वंश का शशांक जो शासक है वही मारा है। इसने क्या किया? 16 साल के ही उम्र में इसने इसको खत्म कर दिया, युद्ध किया, इसको
ख़त्म कर देता शशांक को और अपनी बहन को ढूंढता है और ढूंढ के लाके कन्नौज उसको बैठा देता है, यानी कन्नौज के राज सिंहासन पे अपनी बहन को ये बैठा देता है। भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया कि उसने अपनी बहन को लाके राज सिंहासन पे बैठा दिया और देखभाल अब अपने हाथों में करने लगा। अब वर्धन वंश का जो क्या था, राजधानी कहाँ थी, थानेश्वर में, लेकिन हर्षवर्धन ने बना दिया कन्नौज में राजधानी, क्योंकि कन्नौज और इसको आपस में मिला लिया। इसने मालवा में राजा को हराया था, इसे भी मिला लिया। इसने बंगाल के शासक शशांक को ख़त्म किया, इसने यहाँ भी मिला लिया। इसके समय में, हर्षवर्धन के समय में साम्राज्य बहुत बड़ा होना स्टार्ट हो गया था। समझ में आ रहा है? अब इसने देखिए, अब इसने मिलाया कैसे था, किस तरीके से, क्योंकि यही भाई ये क्या नाम है यहाँ पे, बंगाल के साइड में इधर है असम के राजा को ही इसने मिला लिया था। 16 साल की उम्र में इसने अपने माइंड में बहुत समझदारी मतलब दिखाई। इसने किसको मिला लिया था, इसने मिला लिया था किसको मिला लिया था, कहाँ का शासक था, असम का शासक जो कामरूप है, कामरूप के शासक ये भास्कर वर्मन को मिला लिया था। इससे संधि कर लिया था, इसको भी पराजित कर दिया था। इसको पराजित करने के बाद संधि किया और कहा कि चलो हम लोग चलते हैं शशांक को मारने। शशांक अपने ज़माने में ठीक ठाक, मतलब कि वो भी हर्षवर्धन जैसे ही था, लेकिन उसको ये सब मिलजुल के मार दिए थे शशांक को भी, क्योंकि शशांक ने गलती किया था। बहन को भी इसके कैद कर लिया। बहन इसके कैद से छूट के जंगलों में भाग गई थी। जंगलों में किसी ने बताया कि आपकी बहन इधर गई हैं, वहाँ से अपनी बहन को सती होने जा रही थी कि भाई हमारे पति तो मर गए, हम भी सती हो जाते हैं। लेकिन भाई अपना इनको लाके कन्नौज पे राज सिंहासन पर उनको लाके बैठा देते हैं। ठीक है, अब इन्हीं के समय में जो इनका क्या नाम है, हर्षवर्धन के समय में एक चीनी यात्री आए थे, जिनका जो चाइना के चीनी यात्री यानी चाइना के जो चीनी यात्री आए थे उनका नाम था हैंसोंग। ये आए, इनके अनुसार मतलब इन्होंने कहा था, इन्होंने भी इनके दरबार में 8 साल तक रहे। हर्षवर्धन के दरबार में हैंसोंग 8 साल तक रहे। इन्होंने कहा था कि 5 राज्यों पर विजय पाई थी। किसने? 5 राज्यों पर हर्षवर्धन ने विजय प्राप्त करी। एक था पंजाब, कन्नौज, बिहार, बंगाल, उड़ीसा पे। देखिए, बंगाल में तो खत्म कर दिया शशांक को, तो विजय प्राप्त कर लिया। पंजाब में भी इसने, कन्नौज में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में इसने 5 राज्यों को जीत लिया था। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसने क्या किया कि गुजरात में एक वल्लभी पर विजय प्राप्त करा 630 में। किसने? हर्षवर्धन ने 630 में इसने कहाँ पे विजय प्राप्त किया था? वल्लभी पर। और वहाँ का वल्लभी का जो शासक था ध्रुवसेन था। ये ध्रुवसेन को पराजित कर दिया, क्योंकि इस समय तक बहुत विशाल सेना तैयार कर लिया था। कौन? हर्षवर्धन ने जब बहुत बड़ा विशाल सेना अपना तैयार कर लिया था, तब सोचा कि हम चलते हैं गुजरात में। गुजरात के हम वल्लभी में एक शासक है जिसका नाम है ध्रुवसेन। उस ध्रुवसेन को हम पराजित करते हैं और पराजित करने के बाद हम वहाँ भी अपना शासन करेंगे। लेकिन जैसे ही इसने ध्रुवसेन को पराजित किया, तब उसके बाद में ध्रुवसेन अपनी अधीनता स्वीकार कर लिया। कहा कि आपके अधीन हम रहेंगे, आप जो कहिए वही हम करेंगे। हर्षवर्धन ने अपनी बेटी का शादी इसी के साथ कर दिया था। ठीक है, 630 में इसने अपनी बेटी का शादी इस ध्रुवसेन से कर दिया। ये सब अपना रिश्ता जुड़ गया। अब तो उसमें मिल गया ये गुजरात भी। और दत्ता के कहने पर ध्रुवसेन का राज्य लौटा दिया। ध्रुवसेन दत्ता थे। दत्ता ने कहा कि देखिए, इसने अपना अधीनता स्वीकार कर लिया ध्रुवसेन, तो आप इसकी राजधानी, इसकी राज्य जो है इसे लौटा दीजिए। बहुत आप अत्याचारी किसी पे नहीं कर सकते। और जैसे ही इसको लौटाया, ऐसे ही अपने बेटी का इससे शादी कर देता है। अब कश्मीर में भी ये गया। कश्मीर में जाने के बाद में इसने एक शासक वहाँ का था जिसका नाम था दुर्लभ वर्धन। इसको भी पराजित किया। नेपाल के शासक जब अंशु वर्मन था, इसको भी पराजित किया। इन सबों को पराजित करने के बाद में इन सबों का ये सब जैसे अधीनता स्वीकार कर लेते थे, तो हर्षवर्धन ने इनका राज्य दे देता था। ये नहीं कि राज्य जबरदस्ती लौटा ले लेना।
इसने बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था। इसने क्या किया था, बौद्ध वृक्ष पे मतलब बौद्ध धर्म को नहीं मानता था, लेकिन बाद में इसने ही मानना स्टार्ट कर दिया था बौद्ध धर्म को। ठीक है, ह्वेनसांग क्या कितने साल तक रहा हर्षवर्धन के दरबार में? अगर पूछा जाए कि कितने साल तक ये रहा था ह्वेनसांग ने, तो 8 साल तक ये इसके दरबार में था। 2 साल तक इसने नालंदा विश्वविद्यालय में जाके ह्वेनसांग ने शिक्षा प्राप्त करी थी। नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया किसने था? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने बनवा दिया था नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाला कौन था? तो उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो इल्तुतमिश का सेनापति था, इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को जलने में 3-4-5 महीने, पता नहीं कितने दिन तक वो लग गए थे कि उससे धीरे धीरे जल रहा था अभी तक से। ठीक है, अब यहाँ पे 2 साल तक उसने क्या किया था? शिक्षा प्राप्त करी। अब हर्ष ने सोचा कि हम तो बहुत इधर उत्तर भारत में बहुत जगहों पे हम युद्ध करते आ रहे हैं, क्यों नहीं एक बार हम चलते हैं दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में भी हम चल के युद्ध करते हैं। किसके साथ? तो उस समय चालुक्य वंश का एक शासक था जिसका नाम था पुलकेशिन। पुलकेशिन से लड़ने के लिए हर्ष ने ठान लिया कि हम युद्ध करेंगे। किससे? पुलकेशिन से। पुलकेशिन द्वितीय से हम युद्ध करेंगे, क्योंकि हम हर एक जगह पे जीतते आए हुए, हो सकता है हम वहाँ भी जीत जाए। ये सारी जो रचना है हर्ष चरित्र की रचना जो है, ये किसने किया था? ये उनका नाम था बाणभट्ट, जो कि बाणभट्ट हर्षवर्धन के ये कवि थे। इन्होंने ही ये सारे के सारे चीज़ को बताया था। ठीक है, अब इसने क्या किया कि नर्मदा नदी के तट पे गया। कहाँ पे? नर्मदा नदी, इस साइड है नर्मदा नदी, और यहीं पे चालुक्य वंश चल रहा था। पहले वाकाटक के वंश था, वाकाटक के वंश को हटाने के बाद आया था चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश का जो शासक था, पहले संस्थापक था जयसिंह था, और जो शासक था जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से ये युद्ध करने गया था। इसकी कहानी एलोरा अभिलेख में मिलता है, जो इसके भी शिष्य थे, इसके भी कवि थे। जिस तरीके से हर्षवर्धन के कवि थे, उसी तरीके से इसके भी थे। तो जब इसकी कहानी मिलती है, एलोरा भी अभिलेख से मिल सकता है। तो नर्मदा नदी के तट पे पहुंचा, दक्षिण भारत में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध करने के लिए पुलकेशिन के साथ ये पहुंच गया था। वहीं पे ये पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर देता है। इस तरीके से हर्षवर्धन पराजित हो जाता है। बाद में अब ये पराजित यहाँ तक हो जाता है, ये तो मैं आपको बता दी, लेकिन इसने क्या क्या किया है, उसने मतलब बहुत कुछ किया है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। ये चालुक्य वंश का जो शासक था जिसका नाम था पुलकेशिन, उसने इसको हरा देता है। अब आप लोगों ने 7th क्लास का जो ये चैप्टर हर्ष के बारे में आपने देखा था, इसमें आपने देख लिया, लेकिन इसमें आप क्वेश्चन आंसर भी पूछेगा, तो क्या यहीं तक आपका ख़त्म हो जाएगा? नहीं, इसके आगे मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का जो दूसरा वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं इसमें से क्वेश्चन आंसर भी आपको बता दूंगी। और इसके बाद मैं इसने क्या क्या ऐसा काम किया था, कैसे सेना तैयार किया था, इसने किस तरीके से अपने राज्य को चलाना स्टार्ट कर दिया था, तब नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।